नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका सुमति सक्सेना लाल की लिखी हुई कहानी धुंध के पार। सुमति सक्सेना लाल जी साठोत्तरी दशक के प्रमुख लेखकों में स्थान रखती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुबह से छिटपुट बारिश हो रही है। दाहिने हाथ वाली खिड़की से ढेर के ढेर बादल झुंड के झुंड कमरे के अंदर आ रहे हैं। मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना ठंड का एहसास दे रहा है। इतने सालों में मैं तो जैसे यहाँ के मौसम का मिजाज बिल्कुल भूल चली थी। मम्मी होती तो अभी तक उन्होंने छींकना शुरू कर दिया होता। 1 मिनट में दर्जनों छींके। उनको इस बारिश और कोहरे से एलर्जी थी। कभी कभी ऐसा होता कि मम्मी खांसना छींकना शुरू करती तो सबको ध्यान आता कि बाहर बारिश हो रही है। मैं अक्सर सोचती कि जब माँ को यहाँ का मौसम इस कदर परेशान करता है तो यहाँ आती किस लिए हैं। पर हम सब हर साल आते थे। यहाँ आने का सबसे अधिक उत्साह तो मम्मी में ही दिखता था। नैनीताल में एक कोठी पापा ने बहुत सालों पहले खरीदी थी। तब मैं छोटी ही थी। तब से गर्मी में हर साल यहाँ आने का सिलसिला बन गया था। गर्मी के 2 महीने अपने इलाहाबाद में रहने की बात हम लोग सोच ही नहीं पाते थे। हर साल इलाहाबाद से जैसे अपना पूरा घर और घर का सारा काम उठकर यहाँ आ जाया करता था। हमारा परिवार और चाचा चाची का परिवार भी। घर की गति से सारे काम यहाँ भी होते रहते। मम्मी का किचन, पापा और चाचा का व्यापार, उन लोगों का बीच बीच में टूर पर जाना और पापा की राजनीति भी। इलाहाबाद की तरह ही यहाँ के 2 महीनों में मेहमान भी आते जाते रहते थे। मामा, मौसी, बुआएं और उन सबके बच्चे। मैं कई साल बाद इस गर्मी में नैनीताल आई हूँ। मम्मी की डेथ के बाद उस साल गर्मियों में यहाँ आने की कोई चर्चा ही इस घर में नहीं हुई थी। उसकी अगली गर्मी तक मेरी शादी हो गई थी। 5 कमरों का बंगला है ये। नीचे बीच का कमरा सिटिंग रूम है। उसके एक ओर पापा और दूसरी ओर के कमरे में चाचा चाची हैं। इन कमरों के पीछे एक छोटी सी गैलरी को पार करके एक तरफ को काफ़ी बड़ा सा किचन और पेंट्री है और उसकी दूसरी तरफ डाइनिंग रूम। ऊपर के कमरे में जीजी जीजा जी और उसके बगल में हमेशा की तरह बच्चों के साथ मैं। इस कमरे में पलंग ही पलंग दिखते हैं, एक कतार में 4। मैं, निधि, ऋचा और वीरू। और ये कमरा जैसे एक अनाम संगहीनता का प्रतीक लगने लगा है, जिसका कोई निजत तो कोई प्राइवेसी नहीं। सोने और ठहरने की व्यवस्था तो हमेशा यही रहती थी। फिर भी इस बार न जाने क्यों बच्चों के साथ कमरा शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा है और ये घर अजनबी सा लग रहा है। शायद इसलिए कि तब मम्मी साथ रहती थी। मैं जब चाहे चलते फिरते उनके कमरे में पहुंच जाती थी। उनके पलंग पर देर तक लेटी रहती थी। कुछ नहीं तो अपने कमरे में टीवी देखने के बजाय उनके कमरे में देखती रहती थी। कभी उनके साथ और कभी उनके बगैर भी। मम्मी का बहुत सा समय किचन और डाइनिंग रूम में बीतता था। मैं जब तब वहाँ मंडराती रहती थी। अब तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था महाराजिन जी संभालती हैं। घर का तो कोई उधर रहता ही नहीं है। सब लोग एक साथ खाने के लिए उधर जाते हैं और खाना खाकर लौट आते हैं। एक माँ के न रहने से लगता रहता है कि जैसे बाकी पूरा घर मेरे लिए बंद हो गया है। तब कैसे इस घर का हर कोना अपना सा लगता था। लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया एक कमरे में सिमट कर रह गई है और वो कमरा 4 पलंगों से घिरा हुआ, हर समय बच्चों की बातें, बहस और शोर। कभी अपने कमरे से निकलते भी हैं तो ड्राइंग रूम में ही जाकर बैठ जाते हैं, पर वहाँ भी भला कितनी बार और कितनी देर बैठा जा सकता है। बहुत दिन तक लगातार बारिश आने के बाद शरीर सहलाती सी बहुत हल्की सी धूप निकली है। तैयार होकर जीजी हड़बड़ाई हुई सी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। चलो घूमने चल रहे हैं, मौसम अच्छा है, जमकर बोटिंग की जाएगी। तुम्हारा रामगढ़ जाने का मन था, मूड आ गया तो उधर निकल लेंगे। लगातार बारिश से कमरे में बैठे बैठे थक गई हूँ। इस समय घूमने जाने की बात सुनकर अच्छा लगा था। अंदर मुड़ने लगी थी, तभी टाई की गांठ ठीक करते हुए जीजा जी भी निकल आए थे। चलो जया, वे जैसे जल्दी में हों। न जाने क्यों अनायास ही मैं ठिठक गई थी। अजब संकोच सा लगा था, जैसे मैं अपने अकेलेपन को दूसरों पर थोप रही हूँ। मन में कुछ चुभा था, पर मैंने साफ निगाहों से उन्हें देखा था।
आप लोग जाइए, मेरा मन आज कुछ लिखने पढ़ने का हो रहा है। जीजी जिद करती रही थीं। लंबे सुदर्शन व्यक्तित्व के जीजा जी, उनके कंधे के ऊपर आती जीजी। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही थी, अपलक। मैं अपने साथ ढेर सारी किताबें लाई हूँ। नया सेशन शुरू होने पर पीएचडी में दाखिला लेने की सोच रही हूँ। टीचिंग में रहना है तो फिर डॉक्टरेट तो कर ही लेनी चाहिए। आने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वाही से जाकर मिली थी। उन्होंने 2-3 टॉपिक सुझाए हैं। लौटने पर उनसे दोबारा मिलने से पहले उन विषयों का थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है, इसलिए किताबें लेकर आई हूँ। इन छुट्टियों में थोड़ा बहुत लिख पढ़ लूँगी। एक बार शुरू कर लूँ तो धीरे धीरे निपट ही जाएगा। इस बहाने समय भी कट जाएगा। लंच के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए थे। हमेशा की तरह निधि और पीरू में किसी बात पर तेज बहस हो रही है। थोड़ी देर पहले सोने का मन कर रहा था, पर अब नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कुछ देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद मैं पीछे वाली खिड़की पर खड़ी हो गई थी। यहाँ से कोठी का पिछवाड़ा दिखता है। उस तरफ आउट हाउस बने हुए हैं, जिनके सामने को एक पतला सा बरामदा है। बरामदे के अंदर वाले कोने में कोयले का ढेर लगा है। रस्सी पर बेतरतीब से 2-4 कपड़े टंगे हुए हैं। सिर के ऊपर सामान बांधे इक्का दुक्का भूटिया लोग भी कभी कभी इधर से आते जाते दिख जाते हैं। इधर कुछ भी दर्शनीय नहीं है, मगर मैं अक्सर इस खिड़की पर बेमकसद आकर देर तक खड़ी रहती हूँ। एक पुराने भूले अभ्यास से बंधी सी मैं पीछे की पगडंडी से होते हुए नीचे उतर आई थी। ये पगडंडी जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ एक छोटा सा घर है। सामने छत पर दिखते कमरे की बड़ी सी खिड़की अपारदर्शी कांच की है। आखिरी बार नैनीताल आई थी तो शेखर और मिशा भी आए थे। वे इसी घर के इस कमरे में ठहरे थे। तब हमारी अधिकांश दोपहरें एक साथ गुजरती थीं। अब इस घर में कौन रह रहा है मुझे पता नहीं। अब ये घर मन में अजब रहस्य की तरह उभरता है। कई बार दिल किया था कि एक बार वहाँ जाकर देखूं कौन ठहरा है वहाँ। कौन जाने शेखर ही आए हों, फिर तो सीमा भी होगी साथ में। उस घर में जाकर कुछ भी पता करने की इच्छा अचानक मिट गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने वो पगडंडी छोड़कर सामने वाली चौड़ी सड़क ले ली थी। सोचा था सड़क के 1-2 चक्कर लगाऊंगी, पर घर का मोड़ आते ही मैं उधर की तरफ को पलट ली थी। ऊपर लौटी तो देखा कि फूलों से घिरे लॉन में छाया चाची अकेली बैठी हैं। मेरा जाना और आना और उसके बीच का समय इतना लघु अंतराल। गेट खोलकर अंदर आने लगी थी तो उन्होंने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा था, पर कहा कुछ भी नहीं था। मैं उन्हीं के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। ऊपर की खिड़की में से बीरू ने झांका था। शायद उसने ऊपर से मेरी आवाज़ सुनी है। अगले पल खटाखट सीढ़ियाँ उतर कर एक पत्र मेरे हाथ में पकड़ा कर वो वैसे ही लौट गया था। हल्के नीले रंग के लिफाफे पर छोटे छोटे शब्दों में इंद्रनील की लिखावट है। उनके पत्र तो मेरे पास लगातार आते ही रहते हैं। छाया चाची और इंद्रनील दोनों की खत लिखने की आदत है और दोनों मुझे नियमित खत लिखते रहते हैं, भले ही फ़ोन पर बात हो चुकी हो। हमारे स्टाफ की सीनियर टीचर मिसेस लंगर मेरे पत्रों को देखकर हमेशा खुश होती हैं। कहती हैं कि आजकल तो चिट्ठी कल्चर एकदम से ख़त्म हो गया है, बच्चे लिखना भूल चुके हैं शायद। कहती हैं फ़ोन पर भी कहीं मन की बात हो पाती है। चिट्ठी में इंसान कितनी आज़ादी से बिना किसी संकोच के कितना कुछ कह लेता है, और उसे पढ़ते समय पढ़ने वाला पहले शब्द पढ़ता है, फिर दूसरी बार पढ़कर शब्दों के अर्थ समझता है, फिर तीसरी बार बिटवीन द लाइंस। मैं हंस देती हूँ, सोचती हूँ कितना सही कहती हैं वो। मैं तो इन पत्रों को बार बार पढ़ती हूँ और हर बार वे शब्द नए मर्म के साथ मुझ तक पहुँचते हैं। इंद्रनील को जब भी जवाब लिखने बैठती हूँ तो न जाने क्या क्या लिख जाती हूँ। उनसे इतना बोल कहाँ पाती हूँ मैं उस बंद लिफाफे को बहुत देर तक ऐसे ही उलट पुलट करके देखती रही थी। चाची मेरी ही तरफ देख रही हैं। उनके चेहरे पर सवाल है, पर वे चुप हैं। मैंने उनकी तरफ देखा था। इंद्रनील का खत है चाची। उनकी निगाहें मुझ पर हैं। ये वही इंद्रनील हैं बम्बई वाले, जिनसे उस दिन हमने आपको कनॉट प्लेस में मिलवाया था। ओह अच्छा, कहकर चाची कुछ क्षण चुप रही थीं, जैसे समझ ना पा रही हों कि क्या कहें। वे डॉक्टर हैं ना? चाची ने जैसे बात शुरू की थी। हाँ, साइकियाट्रिस्ट हैं।
उनकी मदर भी डॉक्टर हैं, वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं। कुछ क्षण को शब्द जैसे मेरे कंठ में फंसने लगे थे। अच्छे लगे। चाची ने जैसे बहुत सोचकर कही थी ये बात। वैसे तो सिर्फ तुमने मिलवाया ही था, ठीक से हेलो हाय भी नहीं हो पाई। उसको मुलाकात तो नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी। हाँ, अच्छे लोग हैं, आंटी भी बहुत अच्छी हैं। प्रताप ने जब हमसे संबंध तोड़ने की बात की थी तो आंटी हमें अपने घर ले गई थी। हम इन्हीं के घर गए थे। शब्द मेरे कंठ में क्षण भर को फंसे थे। अपने इलाहाबाद आने से पहले वहीं तो रुके थे। अच्छा, ये वही थे? चाची चुप हो गई थी। हाँ, एक बार प्रताप के साथ इलाहाबाद अपने घर भी आए थे। तब शायद आप वहाँ नहीं थीं, आप शायद अपने घर गई हुई थीं। अच्छा, हाँ, मेरी उनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वहाँ बम्बई में हम लोगों की अच्छी मित्रता थी, प्रताप की और मेरी भी, उनकी मदर से भी। हम लोग एकदम परिवार की तरह थे। उस दिन हमने आपको आने से मना किया था। दिल्ली में उनके आने की बात पहले से तय थी। इनफैक्ट मुझे उनके साथ कहीं जाना था, सो आपसे मना करना पड़ा। मैंने जैसे तब की सफाई आज दी थी। कहने के बाद लगा सही हुआ जो ये कह दिया। कोई ऐसा झूठ भी नहीं बोला, सही ही तो कहा। सो कोई बात नहीं, मैं तो दिल्ली कभी भी जाती ही रहती हूँ। अब लगता है बच्चों के चक्कर में और भी ज़्यादा जाना आना होता रहेगा शायद। बीरू कहाँ कहाँ ट्राई कर रहा है? अभी तो एग्ज़ाम्स ही दे रहा है। सभी अच्छी जगहों में कोशिश कर रहा है। देखो कहाँ हो पाता है। हम दोनों काफ़ी देर से चुप हैं। चाची गहरे सोच में हैं, जैसे तय न कर पा रही हूँ कि कहें या न कहें। उन्होंने मेरी तरफ उलझी निगाहों से देखा था। वैसी ही उलझी सी हंसी थी। अब की से मैं तुमसे दिल्ली में मिलने के लिए बहुत कीन थी। असल में वो गोविंद जी बहुत मिलना चाह रहे थे। पिछली बार जब हम दिल्ली गए थे तब मैंने कह दिया था उनसे कि अब की से आएंगे तो जया के पास चलेंगे। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। अरे, गोविंद जी भी गए थे दिल्ली? वो तो वहीं हैं, गुड़गांव में घर बनवाया है, बहुत बड़ा घर बनवाया है, 3 फ्लोर का। मुझे सुनकर अच्छा लगा था। अरे वाह, क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर्स चिप्स की कोई फैक्ट्री डाली है, सुना है बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। दीदी बता रही थी कि करोड़ों का टर्नओवर है। कुछ क्षण चुप रहकर चाची ने अपनी बात पूरी की थी। सो तो उनकी कोठी और कारें देखकर ही समझ में आता है। और उनका वो पॉमिस्ट्री और जन्मपत्री देखने का शौक? चाची हंसी थी। अरे, वो बहुधंधी हैं, वो भी चल ही रहा होगा। एस्ट्रोनॉमी पर 2 किताबें लिखी हैं, बड़े पब्लिशर्स से छपी हैं। चाची हंसती रही थी। सुना है विदेशी जर्नल्स में कई पेपर्स भी छप चुके हैं। चाची अचानक गंभीर हो गई थी। हम लोग उनका मजाक उड़ाते रहते थे, पर भाई आईआईटी के टॉपर हैं। हंसते तो हम लोग उनके नाम पर थे, उनकी ब्रिलियंस पर तो कभी संदेह नहीं रहा। हर कोई तो ऐसे ही आईआईटी में नहीं आ जाता। चाची खुलकर हंसी थी। सो तो हम हमेशा ही जीजा जी को भी चिढ़ाते हैं। दोनों भाइयों के नाम के आगे जी। जीजा जी का नाम गोपाल जी और इनका गोविंद जी। मज़ा ये है कि घर के नाम भी लाल जी और कान्हा जी। बिना जी लगाए तो आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। हम दोनों हंसते रहे थे। अनायास चाची गंभीर हो गई थीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हों। उसी गंभीर मुद्रा में उन्होंने मेरी तरफ देखा था। क्षण भर को अटपटाई थीं। पता है जया, गोविंद जी तुम्हें लाइक करते थे। वो बात इतनी अनायास कही गई थी कि मैं एकदम से हचकचा गई थी। लाइक करते थे मतलब उन्हें तुम अच्छी लगती थी। अरे, मेरे समझ में नहीं आया था कि इस बात के जवाब में मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं हंसी थी। चलो, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि गोविंद जी जैसे टॉपर लोग हमें लाइक कर सकते हैं। चाची अभी भी गंभीर हैं। मजाक नहीं जया, मैं सच बोल रही हूँ। तब हमारी दीदी ने मुझसे तुम्हारे लिए भाई साहब से बात करने के लिए कहा था। गोविंद जी ने कहलवाया था। चाची चुप हो गई थी। मुझे अजीब लगा था। अचानक वो दिन याद आया था जब नीलू गोविंद जी को अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए ले गई थी। कुछ देर तक उसकी कुंडली देखने के बाद गोविंद जी ने मजाक में वहीं बैठे हुए सामने पड़े कागज़ पर मेरी जन्म कुंडली बना डाली थी। पहले उन्होंने चाची से मेरे जन्म की तारीख, समय और स्थान पूछा था। कुछ क्षणों तक वे अलग अलग ग्रहों पर अपनी उंगली रख कर जैसे हिसाब लगाते रहे थे। उन्होंने चाची की तरफ देखा था।
दीदी, इनकी शादी जन्मपत्री ठीक से मिलवाए बगैर मत होने दीजिएगा। क्यों? चाची ने पूछा था। वे गंभीर हो गए थे। इनकी कुंडली में बार बार ब्रेकअप की संभावना है। इतना कहते ही गोविंद जी हड़बड़ा गए थे, जैसे वो बात उनके मुंह से अनजाने ही फिसल गई थी। मैंने कहा कुछ नहीं था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था। शायद चाची को भी वो बात ध्यान आई है। वो मेरी तरफ देखकर धीरे से हंसी थी। गोविंद जी शायद तुम्हारी जन्मपत्री बनाकर ले गए थे और उसे अपने साथ मिलाया था उन्होंने। चाची फिर हंसी थी। पर तब गोविंद जी ठीक से सेटल ही कहाँ थे। फैमिली भी साधारण ही थी, सो मेरी भाई साहब से बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। फिर तुम उन दिनों, और चाची ने अचानक ही अपनी बात आधी छोड़ दी थी। मैं समझ गई थी कि चाची का इंगित शेखर की तरफ है। मैं एकदम से खिसिया गई थी। फिर वैसे भी तुम्हारी शादी तो अचानक ही तय कर दी गई, चट मंगनी पट ब्याह। तुम्हारा तो तब एमए भी पूरा नहीं हुआ था। मुझे तो पहले से ठीक से पता ही नहीं चला, नहीं तो एक बार भाई साहब से गोविंद जी का जिक्र तो करती ही। मैं चुप बैठी रही थी। मन में आया था कि प्रताप आईआईटी और आईआईएम दोनों जगह से पास आउट थे। पापा तब भी प्रताप को ही चुनते। मुझे लगा था कि मेरी नियति पहले से तय हो चुकी थी शायद। बहुत देर तक ऐसे चुपचाप बैठे रहना अजीब लगने लगा था। कहाँ शादी हुई गोविंद जी की? मैंने पूछा था। अभी तो कहीं नहीं हुई है। अरे! और मैं फिर चुप हो गई थी। दिमाग में न जाने क्या कुछ आता रहा था। चाची के घर गोविंद जी को आते ठहरते मैंने न जाने कब से देखा था, एक तरह से अपने बचपन से। गोविंद जी भी तब बच्चे ही थे जब से वे चाची की बड़ी बहन के परिवार के साथ हर बार आया करते थे। तब अगर उन्होंने मेरे प्रति कोई रुझान का आभास मुझे दिया होता तो कौन जाने तब। उनमें कोई कमी तो थी नहीं, शांत, सौम्य, बेहद आकर्षक। तब शायद मेरी ज़िंदगी की कहानी कितनी अलग होती। मेरी ज़िंदगी में शेखर, प्रताप और इंद्रनील का आना, क्या सच में सब कुछ होना ही था? मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कुछ नहीं भी तो हो सकता था। जन्मपत्री, ग्रह, नक्षत्र, इन सब पर विश्वास करना दूर, मैं तो कभी इन चीज़ों पर बात भी नहीं करती थी। पर आज अनायास वो सब सच कैसे लगने लगा था। बड़ी देर हो गई है, मैं अभी भी चुप हूँ। लगा था दिमाग के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ाने लगा है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चाची बोली थी, जया, तुम्हारे वो डॉक्टर इंद्रनील अच्छे लगे। चेहरे पर कुछ है जो बहुत ही जेन्युइन पर्सन लगते हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट ले रहे हो तो फिर डिसीज़न लेने में देर मत करना, हिचकना मत। घर में बात मैं कर लूँगी। क्या कहूँ चाची से कि इंद्रनील की चाहना ने जिंदगी को और अधिक उलझा दिया है। कभी कभी बहुत हताश और अकेला महसूस करने लगती हूँ मैं। चाची मेरी तरफ देख रही हैं, पर चाची की बात के जवाब में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं हाँ या ना कुछ भी तो नहीं कह पा रही हूँ। अचानक मन में आया था कि इंद्रनील शैला से अपने रिश्तों का निर्वाह किस तरह से करते होंगे। कभी तो जाते ही होंगे उसके पास, नहीं तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात होती ही होगी। तब कैसे मिलते होंगे। सोचकर अजीब लगता रहा था कि आज मैं उन दोनों के बारे में किस तरह से सोच रही हूँ, जैसे रिश्ते के उस त्रिकोण में शैला कोई फालतू कोण हो। रिश्ता तो उन दोनों के बीच था, मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। कोई भी स्थिति सही नहीं लगती। कोई स्थिति ऐसी नहीं लगती जिसकी कामना मन पूरी तरह से कर सके। पता नहीं क्यों अचानक बहुत शिद्दत से नीलू की याद आई थी। सुनील से रिश्ता रखने के लिए मैं नीलू से कितना ज़्यादा नाराज़ थी, जबकि सुनील की शादी के बहुत पहले से नीलू उनसे प्यार करती थी। वर्षों के उस लगाव को क्षण भर में तोड़ देना आसान था क्या? पर तब मैंने वो बात कहाँ समझी थी। सुनील कैसे हैं चाची? न जाने कैसे अनजाने ही वो नाम और वो सवाल मुँह से फिसला था। अच्छे हैं। चाची के चेहरे पर खिसियाहट फैल गई थी। अपने ऊपर अजब झुंझलाहट सी होती रही थी। मैंने सुनील की बात क्यों छेड़ी? जैसे भी हो, मुझे क्या करना है। मेरे चेहरे पर कसाव फैलने लगा था। सुनील जैसे आदमी के बारे में मैं कुछ भी कहना या सोचना नहीं चाहती, फिर भी आज उनकी बात मैंने स्वयं छेड़ी थी। सुनील जैसे लोग अच्छे ही रहते हैं। चाची ने जैसे अपने वाक्य को पूरा किया हो। उनके स्वर में सुनील के लिए अजब सी दूरी है। क्षण भर को रुक कर वे जैसे फुसफुसाई थीं, बहुत सफल और खुश भी।
मेरी समझ में नहीं आया था कि चाची ने सुनील के बारे में इस स्वर में बात क्यों की है। यह भी समझ नहीं आया था कि मैं क्या कहूँ। बस उस नाम के जिक्र भर पर मुंह का स्वाद काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है। पर आज इतने समय बाद चाची से इतनी बातें हुई हैं और सुनील का जिक्र खुलकर हुआ है, तो बहुत दिनों की संचित जिज्ञासा और दबी हुई शिकायत मुंह पर आ गई थी। चाची, सुनील को नीलू से शादी करने के लिए आपने क्यों रोका था? चाची ने हड़बड़ा कर मेरी तरफ देखा था। मैंने रोका था? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे नीलू ने बताया था। इनफैक्ट नीलू से सुनील ने कहा था। सुनील ने? चाची ने चिढ़कर पूछा था। उनके स्वर में हैरानी और झुंझलाहट है। सच बात यह है जया कि उनके अफेयर का मुझे जरा सा भी आभास नहीं था। सुनील ने एक बार भी वैसा चाहा होता तो मैं खुद सुनील की शादी नीलू से करा देती। मैं क्यों रुकावट डालती, वो भी नीलू से? नीलू को लगा कि उसके पापा का कोई स्टेटस नहीं था, इसलिए आपने वो शादी नहीं होने दी। शायद ये बात भी सुनील ने ही कही थी कि ऊंची हैसियत के कारण आपने शादी कराई है। चाची अजब तरह से हंसी थी। जया, मैं खुद साधारण परिवार से थी। तुम्हारे चाचा या तुम्हारा परिवार किसी भी हैसियत का रहा हो, पर मैं अभी भी अपना बचपन, अपनी जड़ें भूली नहीं हूँ। चाची के चेहरे पर अजीब सी हताशा फैल गई थी। वैसे भी मैं कौन होती थी सुनील की शादी कहीं भी कराने वाली या उसे रोकने वाली? मैं कहती कि नीलू से शादी कर लो और सुनील कर लेते। इतने भोले वो नहीं थे। जया, जहाँ सुनील की शादी हुई है उस मैच के आगे पीछे सुनील न जाने कब से लगे थे। उस जगह सुनील के अफेयर से मैं वाकिफ़ थी। शायद इसलिए भी नीलू की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सुनील टू टाइमिंग कर सकते हैं। अपने ऊपर मुझे ताज्जुब होता है कि मेरे ही घर में सब कुछ चल रहा था और मैं जरा सा भी नहीं समझ पाई। सुनील को मैं ना भी समझा पाती, पर हाँ, नीलू को मैं समय से आगाह जरूर कर देती। चाची काफ़ी देर के लिए चुप हो गई थी। सुनील की शादी के बाद जब उस बारे में पता चला तो मेरे मन में नीलू को लेकर बहुत तकलीफ़ थी। पर चलो, उसे इतना बढ़िया लड़का मिल गया। नीलू की शादी की खबर सुनकर सच में मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। मेरी कहीं कोई गलती नहीं थी जया, पर क्योंकि सुनील मेरे भाई थे और मेरे ही घर में वो सारी लपड़ झपड़ शुरू हुई थी, इसलिए कहीं मैं अपने आप को जिम्मेवार समझ रही थी। चाची के चेहरे पर उदासी है। मैं स्तब्ध बैठी हूँ। इतने साल से मैं चाची से इस कदर नाराज़ थी। काश इस बारे में मैंने उनसे पहले ही बात कर ली होती। चाची मजबूर सा मुस्कुराई थी। सच बात यह है कि सुनील भरोसा करने लायक इंसान थे ही नहीं जया। वो आज भी भरोसे लायक नहीं है। अपने भोले से चेहरे का फ़ायदा उठाता है वो। मुझे तो ऋतु को लेकर ही बहुत डर लगता रहता है। अच्छी भली सीधी सादी लड़की है। चाची चुप हो गई थी। फिर काफ़ी देर चुप ही रही थी। मुझे लगा था कि शायद उनकी आंखों में नमी है, या शायद मुझे वैसा लगा था। पता नहीं इस तरह के पुरुषों को क्या मिलता है ऐसा करके। इन जैसे लोगों को यह भी नहीं पता होता कि वो सिर्फ दूसरे की ज़िंदगी ही खराब नहीं कर रहा, अपनी ज़िंदगी से भी कितना कुछ कमा रहा होता है। न जाने कितना प्यार दे सकने वाली पत्नी उससे नफरत करके उसके साथ ज़िंदगी गुजारती है। कोई मतलब है ऐसे एक छत के नीचे रहने का? पर क्या किया जा सकता है? क्षण भर की गंदी खुशी के लिए जिंदगी भर की साफ सुथरी खुशी का जुआ खेलते हैं ये लोग। चाची धीरे से जैसे फुसफुसाई थी। या कि फिर इन जैसे लोगों के लिए उस साफ सुथरी खुशी का कोई महत्व ही नहीं होता। मैंने आश्चर्य से चाची की तरफ देखा था। अपनी किसी व्यथा को शब्द दे रही हैं क्या वे? अचानक मम्मी बहुत याद आई थी। अचानक चाची से मम्मी की बात करने का मन किया था, पर मैं चुप हूँ। वे इस समय इतनी उदास और अकेली लग रही हैं कि मैं उस मौन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाई थी। मैं तो ये भी नहीं समझ पाई थी कि मैं चाची से उन लोगों की क्या बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता चाची मम्मी के बारे में कितना कुछ जानती हैं। मम्मी पापा के रिश्तों के बारे में, दीदी के आत्महत्या के बारे में, या दीदी ने छुट्टन चाचा से मित्रता को लेकर मम्मी पर जो गंभीर आरोप लगाए थे। क्या दीदी का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था? क्या मम्मी ने भी दीदी की तरह आत्महत्या ही की थी? पर मैं चुप हूँ।
अभी आप सुन रहे थे सुमति सक्सेना लाल जी की लिखी हुई कहानी धुंध के पार। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।